चलो फटाफट भाई सभी लोग आ जाओ, है ना, फटाफट सभी लोग आ जाओ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ऐसा तो नहीं ना कि भूल गए, 2-3 दिन हो गए तो भैया आप कहाँ चले गए, भूल गए, है ना। वो तो आपको पता है भाई कि 2-3 दिन आपकी छुट्टी होती है तो उसमें कोई भी चीज़ें हम नहीं करते हैं। बट अब से कुछ नई चीज़ें आई हैं यार, आपको नई नई चीज़ें कुछ मिली हैं, जैसे कि टेस्ट मिला है आपको नया, है ना, कुछ अनाउंसमेंट भी हुई हैं, आपकी बेसिक मैथ्स भी शुरू हो गई है। कितनी अच्छी बात है, आपको हर चीज़ यार फ्री में मिल रही है। इतनी मेहनत हमारी टीम आपके लिए कर रही है, तो आपका फ़र्ज़ क्या बनता है, उसको यूटिलाइज़ करो और अच्छा परफॉर्म करो, ठीक है। तो हमारे साथ बस बने रहो, पढ़ाई करते रहो और अपने आप को इम्प्रूव करते रहो, ठीक है। तो यार आज हम लाइट के 6वें चैप्टर में आ चुके हैं, ठीक है। 6वां पार्ट है बेसिकली आज। तो ऐसा तो नहीं ना कि 5 पार्ट में आपको कोई चीज़ें ना समझ में आई हो। अगर एक भी चीज़, इवन ए सिंगल चीज़ आपको नहीं समझ में आई हो तो प्लीज़ उसको कमेंट करो, उसको क्लियर करो, क्योंकि यार 5-6 लेक्चर्स पढ़ने से कुछ नहीं होता है। जब तक आपको हर एक चीज़ ना समझ में आए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको अगर एक भी चीज़ ना समझ में आई हो प्लीज़ आस्क, है ना, आप कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम में पूछ सकते हो, कहीं भी चीज़ें पूछ सकते हो। ये आपकी मतलब फ़र्ज़ बनता है भाई आपका कि आपको ये चीज़ें पूछनी चाहिए, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं भाई उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर आप नए हो, चैनल पे पहली बार आए हो, NTSC की तैयारी करते हो, तो आप जस्ट टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, रैंकर्स NTSC। बिकॉज आपको जो भी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, हमारी DPPs हुई, हमारी कुछ इन्फॉर्मेशंस हुई, कुछ अच्छी चीज़ें लॉन्च करते हैं हम, कुछ टेस्ट के बारे में नॉलेज, तो सारी चीज़ें आपको यही मिलती हैं। और टेलीग्राम क्यों, क्योंकि टेलीग्राम में आपको भाई कोई भी चीज़ हम अगर आपको एक बार प्रोवाइड कर दें तो हमेशा प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो ये टेलीग्राम का बेनिफिट है और इसलिए दैट्स वाई हम वहाँ पे आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाय द वे भाई, अगर आपकी क्लासेस छूट गई हैं पिछली वाली तो मेक श्योर कि उनको पहले देखो, बिकॉज जब तक आपको पहले वाली चीज़ें नहीं पता हैं, ठीक है, तब तक आप आगे वाली चीज़ें नहीं समझ सकते हो, ठीक है। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं भाई। हमने छोड़ी थी बातें कहाँ पे, TIR पे, बस थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन करा था TIR को, बट यहाँ पे फाइनल पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ आज फिर से। तो अगर छूटी वाली क्लास टेंशन नहीं लो, इसमें क्लियर करो, ठीक है। तो TIR मतलब समझ सकते हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बट कहाँ, जहाँ पे हम मीडियम को चेंज भी कर रहे हैं, ठीक है, मीडियम को चेंज भी कर रहे हैं। इसका क्या मतलब कि भैया अभी तक तो जो हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था वो कहाँ पढ़ा था कि सेम आपका हो सकता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, मीडियम नहीं चेंज कर रहे हैं हम, सरफेस को क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्टिंग बना रहे हैं। रिफ्रैक्टिंग सरफेस नहीं हमारा, रिफ्लेक्टिंग। बट TIR क्या होता है, ये कैसे डिफरेंट है नॉर्मल रिफ्लेक्शन से? ऐसे भाई कि आपका जो सरफेस है दैट इज नॉट अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये क्या है, रिफ्रैक्टिंग। यहाँ पे मीडियम का चेंज भी हो रहा है और ये कहाँ कहाँ होता है, डेंसर, ठीक है, डेंसर टू रेयर मीडियम में होता है। दैट इज द कंपल्सरी कंडीशन कि TIR अगर आपको कराना है तो डेंसर टू रेयर होना चाहिए। ये याद जरूर रख लेना, समझ में आई बात, कि ये जरूर याद रखना है कि कहाँ से कहाँ आपका TIR होगा, ठीक है। ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि TIR की कंडीशन बताओ, तो पहली कंडीशन जो हम बेसिक कि भैया डेंसर टू रेयरर होना चाहिए। क्यों, अब इसकी बात कर लेते हैं, छोटा सा यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। ये बात मैंने कर ली है ऑलरेडी, आपको बता रखी है, बट कोई बात नहीं, समझ लो। जैसे मान लेते हैं एक छोटा सा हमने रिफ्रैक्शन कराया, ये ऐसे जानी चाहिए थी, है ना, बट अगर ये डेंसर टू रेयरर जाएगी तो अगर ये नॉर्मल है तो नॉर्मल से दूर की तरफ कुछ जाएगी इधर, ठीक है, समझ में आई बात। ये कुछ हमारा था, अगर नॉर्मल से ही एंगल नापते हैं दैट इज I, ठीक है। अब आप देखो एक बार यहाँ अगर लेते हो, ठीक है, इस वाले केस में तो ये कुछ ऐसी जानी चाहिए थी, यहाँ पे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसी जानी चाहिए थी। बट हो सकता है ये थोड़ा सा ही बेंड हो और ये वाला पाथ ज्वाइन कर ले, दैट इज ये मान लेते हैं I1 इसको और I2, ठीक है। तो ये मतलब 1 हो गया और ये 2 वाली। तो आप देखो जैसे जैसे लाइट सोर्स ये है आपका ऊपर ले जा रहे हो, ये लाइट नीचे आ रही है, तो एक समय आएगा जब ये क्या होगा, मान लेते हैं ये ऐसा होगा और लाइट रे इसको नीचे जाते जाते इस लाइन पे जाने लगेगी, जो आपका क्या है, सरफेस है, दोनों मीडियम की बाउंड्री है, ठीक है, दोनों मीडियम की बाउंड्री है, उस पे जाने लगेगा। और वो वाला जो एंगल होगा इंसिडेंस के लिए, ये वो क्या होता है, क्रिटिकल एंगल, मैंने बता रखा है आपको।
वो क्या होता है, क्रिटिकल एंगल, जिस पे आपका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो क्या हो जाता है, 90 डिग्री। ठीक है, मतलब वो पैरेलल टू सरफेस जाने लगता है, सरफेस पे ही जाने लगता है। तब आप क्या बोलते हो भैया, जो हमारा इंसिडेंस एंगल था वो क्या था, क्रिटिकल एंगल था उस केस में, जिस केस में आपकी जो रिफ्रैक्शन एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ाता हूं, जब अपना इंसिडेंस एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल करता हूं, इस केस में क्या होगा, ये वाली लाइट और रिफ्लेक्ट करके इसी मीडियम में वापस आ जाती है। देखो पहले यहाँ थी, यहाँ आई, फिर आपने पैरेलल ले आए, फिर क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा ज़्यादा किया तुमने एंगल, तो ये क्या हो गई, वापस से रिटर्न आ गई मीडियम में, है ना, वापस से रिटर्न आ गई मीडियम में। तब आप बोलते हो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट, मतलब इंटरनल लाइट है ना, जो लाइट थी उसी मीडियम में, उसी इंटरनल मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गई जितनी भी गई थी, इंस्टीड ऑफ रिफ्रैक्टिंग। ठीक है, रिफ्रैक्शन को छोड़ के वो क्या हुई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो गई लाइट। अब रिफ्लेक्शन होने लगा लाइट का, रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, जबकि हमने मीडियम चेंज करके रखा है डेंसर टू रेयरर, फिर भी आपका रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये क्या बात है भाई, है ना, ये क्यों, कैसे हुआ भैया, आपने बताया था कि अगर सरफेस आपका पॉलिश्ड होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, तभी तो रिफ्लेक्शन होगा, बट ये केस कैसे, तो ये केस इसलिए डिफरेंट है आपका कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दो कंडीशन यहाँ पे आपको गिवन है। पहली कंडीशन नोट आउट कर लेना, याद कर लेना। ठीक है, बार बार आपसे पूछी जाएगी क्या, कि भैया आपके लिए कंडीशन बताओ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। तो पहली कंडीशन कि रिफ्रैक्शन मस्ट बी, ठीक है, मस्ट बी फ्रॉम डेंसर, ठीक है, ये जरूर याद रख लेना भाई, डेंसर टू रेयरर। ठीक है, जब तक डेंसर टू रेयरर नहीं होगा आपका क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक ये नॉर्मल से दूर नहीं भागेगा, ठीक है, नॉर्मल से अगर दूर नहीं भागेगा ये, तब ये इस लाइन पे नहीं आएगा और ये इस पाथ को नहीं फॉलो करेगा। अगर ये वाला डेंसर हो जाएगा ऊपर वाला, तब तो ये उल्टा भागने लगेगा। आप जैसे जैसे एंगल भगाओगे ये उल्टा भागने लगेगा, समझ रहे हो, उल्टा भागेगा। जैसे जैसे उल्टा भागेगा तुरंत क्या होगा, आपकी जो रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा उस केस में। सो दैट्स वाई फर्स्ट कंडीशन इज कि डेंसर टू रेयरर होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन मैं रेज कर देता हूँ यहाँ पे, दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस उस केस में TIR के लिए वो क्या ज़्यादा होगा, किससे, क्रिटिकल एंगल से। ठीक है, क्रिटिकल एंगल, समझ में आई बात। क्रिटिकल एंगल क्या है, जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, 90 डिग्री, और अगर उससे ज़्यादा आप लेते हो इंसिडेंस एंगल, तब आप बोलोगे कि आपकी लाइट रे क्या होगी, टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है, जैसे देखो पहला केस ये है, थोड़ा सा आपका यहाँ पे ये एंगल आई था, इसमें इंक्रीज हुआ थोड़ा सा, इसमें ये क्रिटिकल का केस आया जिसमें लाइट रे देखो यहाँ पे जा रही है। अब थोड़ा सा जैसे ही आई आपका बढ़ा, आई इज ग्रेटर देन IC, उस केस में लाइट रे टोटली क्या करने लगी, रिफ्लेक्ट करने लगी, और ये क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, समझ में आई बात। चलो अब देख लो आपके पास क्या है भाई, प्रिज्म है। ठीक है, प्रिज्म है, तो प्रिज्म में लाइट हमको रिफ्लेक्ट अगर करानी है तो कैसे कैसे, ठीक है, प्रिज्म ऐसे भाई, ये हमारा अगर प्रिज्म है, ये रखने का तरीका हो गया, ठीक है, या फिर इसको ऐसे रख सकते हो, है ना। बस ये जानो कि ये 90 डिग्री यहाँ पे, ये 90 डिग्री है, ये दो तरीके हो गए। एक तरीका ये है आपके पास, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। तो प्रिज्म आपके पास कई तरीके हैं रखने के, पहला केस में ये रखा हुआ है, दूसरे केस में ये रखा हुआ है। अब लाइट रे अगर 90 डिग्री बेंड करनी है तो आप कैसे आप पुट करोगे प्रिज्म को, ये तरीका होना चाहिए कि लाइट रे ये गई रिफ्लेक्ट करके इधर चली आई। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इस केस में भी यही होगा, नॉर्मल है ये, और ये इस सरफेस के नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल जरूर खींचते रहना। जैसे देखो फील ले लो भाई, एक बार थोड़ा सा फील ले लो, ये सरफेस है मेरा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इस पे नॉर्मल क्या खींचोगे, अगर इस पॉइंट पे जहाँ पे आपका
एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, मैंने बताया है कि ये सरफेस के, देखो पहली लाइन सरफेस के नॉर्मल खुद जा रही है तो एज इट इज क्या होती है, पास कर जाती है। बट यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये IC, वो क्या होगा, ग्रेटर देन IC, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट कर जाएगी और फिर से यहाँ 90 डिग्री बना रही है तो ये एज इट इज पास कर जाएगी। ठीक है, क्योंकि मान लो अगर यहाँ मीडियम चेंज कर दोगे आप, मीडियम 2 कर देते हो, मीडियम 1, तब तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन ही होगा। और ये वाला केस अगर आपसे बोला जाए I है तो ये ग्रेटर देन IC होगा, तभी तो ये क्या होगी, लाइट रे रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, तो उस केस में भी सेम है और इस वाले केस में भी सेम होगा कि अब इसमें देखो ये होगा आपका क्या, नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल, समझ में आई बात। तो नॉर्मल सारे केस में है। ये इन्वर्टिंग इमेज है भाई, कि अगर आप जैसे जा रहे थे वैसे ही जाएगी, बट इमेज आपकी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। ठीक है, तो ये तरीके हैं, आपको वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कैसे आपको क्या करना है, बट तरीका देख लो कि लाइट रे पहले ऊपर वाली आ रही थी यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद ये क्या हुई, नीचे चली गई, ये पहले ही इंसिडेंस कर गई, ये ऊपर चली गई, इसकी वजह से ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, ये JEE के लिए है बेसिकली, बट इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, चलो ये वाली चीज़ें समझ लो भाई कि बस इसमें 2 रिफ्लेक्शन कराने हैं आपको। रिफ्लेक्शन कितने हुए हैं, 2। अगर आपको किसी लाइट को 180 से बेंड करना है और इसमें क्या है 1 रिफ्लेक्शन होंगे, बट तरीका क्या होगा, आपसे बोल दिया जाएगा, पूछ दिया जाएगा कि प्रिज्म को कैसे रखें। अगर लाइट को मुझे 90 डिग्री से बेंड कराना है तो आप कौन सा वाला मेथड बताओगे, दोनों में से ये वाला, कि अगर आपको 90 डिग्री बेंड करना है तो आप ये वाली प्लेसमेंट रखोगे। अगर आपको 180 डिग्री प्लेस करना है, बेंड करना है लाइट को, कि अगर ऐसे गई तो वापस ऐसे आए, तो आप कैसे प्रिज्म को प्लेस करोगे, ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया आपका, ये यहाँ के लिए नॉर्मल, दोनों लाइट रे के लिए। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल्स देख लो TIR का। ये बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर, सबने सुना होगा भाई नाम, है ना। ऑप्टिकल फाइबर काफ़ी काम आता है आपकी, अगर स्टोन होता है उसके काम भी आता है, लाइट भेजता है आपके पेट में, फिर एक कैमरा लगाया जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल फाइबर ऐसा कुछ होता है, इसमें काफ़ी लेयर्स होती हैं, जिसको ऊपर वाली लेयर को आप बोलते हो प्लास्टिक कोटिंग। ठीक है, उसके बाद वाली को क्लैडिंग बोलते हो, उसके बाद कोर बोलते हो। ठीक है, और इंटरनल ये क्या होता है आपका, इसमें लाइट रे ट्रेवल करती है। एक्चुअली ऐसा कुछ दिखता है आपका। ठीक है, ऐसा कुछ दिखता है, बट आप देखो ये इनर एरिया है। ठीक है, इनर एरिया। अब इस पे जो हम लाइट रे गिराते हैं ये क्या होती है, आई होता है। ठीक है, इसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही काम आता है, डेट इज TIR। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो क्या होगा, सारे बच्चे बोलेंगे, मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। ठीक है, सारे बच्चे फटाफट से बोलेंगे कि क्या होने वाला है। ऑप्टिकल फाइबर में अगर ये बेस्ड है TIR पे, तो अगर ये एंगल I है तो क्या होने वाला है, क्योंकि आपको हर केस में क्या कराना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराना है। और ये एंगल अगर R होगा तो ये एंगल R होगा, ये एंगल R होगा, मतलब बराबर पे। एक बार तुमने क्या किया, जादू बिखेर दिया अपना, कि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा वाला इंसिडेंस एंगल दे दिया, तो फिर बाकी के सारे एंगल क्या होने लगेंगे, बराबर। ड्यू टू दैट आपकी लाइट टोटल रिफ्लेक्ट करते हुए इंटरनली कहाँ चली जाएगी, एक एंड से दूसरे एंड यहाँ पे भी वैसे ही निकलेगी, ऐसे। ठीक है, ये ऐसे ऐसे आ रही थी, ऐसे ऐसे, वो लास्ट में भी ऐसे ही निकलेगी। तो आप एक एंड पे लाइट का सोर्स दे रहे हो तो दूसरे एंड पे लाइट निकल रही है, और इसको हम क्या बोलते हैं, और एक नाम देते हैं, दैट इज लाइट पाइप। क्योंकि ये बेसिकली क्या करती है, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हुए, स्टार्टिंग से रिफ्लेक्ट करते हुए लास्ट तक जाती है। बेसिकली आपने देखा होगा पेट में आपके उजाला तो होता नहीं है। ठीक है, स्टोन जब हो जाता है, आपकी कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो वहाँ पे उजाला तो मिलता नहीं है। तो ये वाला फॉर्मूला भी आप वहाँ पे यूज़ करते हो, क्या कि लाइट इंटरनली रिफ्लेक्ट कराते हुए हम वहाँ पे एक छोटी सी, ये बहुत ही पतली पाइप होती है भाई, तो वहाँ तक ले जाते हैं और एक से क्या करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। 2 ले जाते हैं, एक ले जाते हैं लाइट सोर्स के लिए, दूसरा ले जाते हैं कैप्चर के लिए, दूसरे से कैप्चर करते हैं, एक का यूज़ करते हैं लाइट के लिए। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल फाइबर है। बेसिकली आप देख लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज केप्ट लार्जर देन क्रिटिकल एंगल। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है I, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है,
तो लाइट रे समझ पा रहे हो कि नहीं? लाइट रे अगर नहीं समझ पा रहे हो भाई तो एक बार फिर से देख लो यहाँ पे कि ये आपका क्या है, सरफेस है, ठीक है, ये हो गया उसका नॉर्मल, और ये लाइट रे आप क्या कर रहे हो, यहाँ से ऐसे सोर्स लगा के, ठीक है, ये आपका लाइट रे सोर्स एरिया है, ठीक है, जिसमें से आप लाइट रे रिफ्लेक्ट कराओगे। तो आपने एक सोर्स लगाया भाई, यहाँ से लाइट रे को इंसिडेंस करा दिया। अब ये क्या बनेगा, नॉर्मल से जो एंगल होता है वो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो भैया आई है, अगर वो एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तभी तो लाइट रे रिफ्लेक्ट करके जाएगी, क्योंकि ये भी एक मीडियम है और ये भी एक मीडियम है। दो मीडियम्स के बीच में क्या होगा, रिफ्रैक्शन। बट ड्यू टू दिस फॉर्मूला दैट इज I इज ग्रेटर देन IC, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल बी पॉसिबल। और उसके कारण एक एंड से आप लाइट रे बस पास कराओगे, वो दूसरे एंड पे सेम एज इट इज निकल जाती है ड्यू टू TIR। तो ये बहुत ही काम आता है भाई, ठीक है, आगे भी हम समझेंगे कैसे। उसके बाद इनर पार्ट ऑप्टिकली डेंसर, ये वाला क्या होता है, डेंसर, ठीक है, जो मैंने बोला भाई TIR के लिए कंडीशन ये होता है डेंसर। और क्लैडिंग वाला पार्ट क्या होता है, रेयरर, ठीक है, रेयरर कंपैरिजन टू इनर पार्ट, ठीक है। चलो मटेरियल विथ क्लैडिंग, बहुत बढ़िया। क्लैडिंग वाला पार्ट क्या होता है आपका, कोर वाले पार्ट से हाईली रेयरर होता है क्लैडिंग वाला पार्ट, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब दूसरा एग्जाम्पल भाई मिराज, किसका, TIR का, ठीक है। TIR देखो हम कैसे नॉर्मल लाइफ में कैसे देखते हैं, इसकी बात करते हैं। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज केप लार्जर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल, ठीक है, ये वाला हमेशा याद रखना, किसके लिए, TIR के लिए। और क्या होगा, डेंसर टू रेयरर क्या होगा आपका, रिफ्रैक्शन होना चाहिए, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ आदमी खड़ा है, ठीक है, यहाँ आदमी खड़ा है और ये क्या है, वार्म एयर। आप देखोगे कभी दूर से देखते हो ना तो आपको सरफेस पे पानी दिखता है भाई, है ना। कभी दूर से बाइक चलाते हो गर्मियों के समय में तो नीचे आपको सरफेस पे क्या दिखता हो, दूर से आते हो तो पानी दिखता है ना, वो भी उसी का कारण होता है मिराज का, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे सरफेस आपकी क्या होती है, देखो सरफेस, ये आपकी सरफेस बाउंड्री है और ये पेड़ है, ठीक है। यहाँ दूर से देख रहे हो आप, यहाँ कूल एयर है, ठीक है, ठंडी एयर, जो कि हमेशा देखो आप देखते हो ना, हवा जब हम गर्म करते हैं, गर्म हवा हमेशा ऊपर की तरफ भागती है, क्योंकि वो हमेशा लाइट हो जाती है, रेयरर हो जाती है एज कंपैरिजन टू कूल एयर, ठीक है। उसकी क्या होती है, डेंसिटी कम हो जाती है, पार्टिकल्स आपके बैठ जाते हैं, वो हल्की हो जाती है। जो हॉट एयर होती है, आप देखो धुआं ऊपर की तरफ क्यों जाता है, क्यों ना वो नीचे, क्योंकि वो हॉट एयर होती है, वो इसलिए ऊपर जाती है, ठीक है। चलो अब देखो जैसे पेड़, ये आपके सरफेस पे लाइट रे आई, आप इसको देखो ऐसे समझ में आ रहा, बट समझना यहाँ पे ध्यान से, ये आपकी पेड़ थी, ठीक है, ये पेड़, लाइट रे कुछ ऐसे आती है, ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाती है, बट वो स्मूथनेस के कारण आपको दिखाया है, ठीक है। और ये क्या है, आई, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल। बट ये आई क्या है, कंडीशन जो TIR की है, दैट इज ग्रेटर देन IC। हो सकता है कि थोड़ा और आगे बढ़े तो ये वाली कंडीशन ना फॉलो हो, तो आपको वो ना दिखे, उल्टा पेड़ ना दिखेगा, नहीं दिख सकता है। ये हॉट सरफेस है, ठीक है, हॉट सरफेस, ये क्या है, रेयरर, और ऊपर वाला डेंसर। हो सकता है कि आप आगे जाओ तो ये वाली कंडीशन ना दिखे, तो एक फिक्स डिस्टेंस पे ही ये एंगल बन रहा होगा, जो दैट इज मान लेते हैं अगर ये आई बन रहा है तो एक फिक्स डिस्टेंस पे इस पेड़ से आप होगे, जहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होगा एंगल ऑफ क्रिटिकल से, वहाँ पे ही आपको सिर्फ ये मिराज दिखेगा, अदरवाइज वो नहीं दिखेगा, ठीक है। समझ में आई बात। जैसे यहाँ तुम खड़े थे और ये जो लाइट रे रिफ्लेक्ट करके आपके पास जा रही थी, ये सरफेस था, ड्यू टू भाई सन इफेक्ट ये सरफेस नीचे वाला क्या था, हॉट था इन कंपैरिजन टू आपके एयर, ठीक है। सरफेस पे ही लाइट पड़ती है, आपके हवा से ज़्यादा गर्म आपका सरफेस होता है, ये चीज़ मानते हो ना, ये बात मानते हो। गर्मियों में जो आपका सरफेस होता है वो मोर हॉट होता है, किसके कंपैरिजन में, एयर के। सो दैट्स वाई वो सरफेस क्या होता है, कम डेंसर होता है, ठीक है, इन रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये तो हो गई कूल एयर, ये हो गया सरफेस, हॉट सरफेस, और जिसके कारण ये रेयरर होता है। अब लाइट रे यहाँ पे आई, इसके कारण रिफ्लेक्ट कर गई, और ये देखो क्या बन रहा है भाई, डैश लाइन से
तो बच्चे हर बार आप क्या बोलोगे, जहां पे भी भैया इमेज आप डैश लाइन से बनाओगे, मैं लिखने के लिए तैयार हूं अपनी कॉपी में कि भैया ये वर्चुअल इमेज होगा। ठीक है, ये क्या होगा, वर्चुअल इमेज। अब भाई एक्चुअल में तो नहीं आएगा ना, एक्चुअल में तो आपका पेड़ उग नहीं जाएगा नीचे की तरफ, वो तो हमें वर्चुअली दिखेगा। हो सकता है कि तुम थोड़ा सा और आगे बढ़ो, यहाँ पे आ जाओ कुछ ऐसे, ठीक है, यहाँ पे कुछ आ जाओ, तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन नहीं फॉलो हो। एक तो तुम फॉलो कर रहे हो कि डेंसर टू रेरर, बट दूसरी क्या है, दूसरी नहीं फॉलो कर पा रहे हो, दैट इज क्रिटिकल एंगल वाला केस। तो मस्ट है कि TIR के लिए दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, तभी आपकी क्या होगी, मिराज बनेगी ड्यू टू TIR इफेक्ट। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब भाई आज हम बेसिक जो बात करने वाले हैं दैट इज लेंस। मिरर क्या था भाई, लाइट रे को हम यूज करते थे किसके लिए, लाइट रे को यूज करते थे रिफ्लेक्ट कराने के लिए किसी सरफेस का, दैट इज मिरर। हम एक सरफेस को क्या करते थे, पॉलिश करते थे, उसको पॉलिश करके क्या करते थे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाते थे, क्योंकि वो लाइट रे को रिफ्लेक्ट करता था और जिससे हमारी काम आसान होता था, हम अपने चेहरे को बड़ा बना पाते थे, है ना, हम अपने चेहरे को बड़ा बना पाते थे अपने सामने देखने के लिए, सेविंग करने के लिए, या फिर आप सोलर कुकर का यूज़ करते थे मिरर का यूज़ करके। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें थी जिनका यूज हम क्या करते थे, मिरर्स का यूज़ करके उनको पूरा करते थे। अब कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमें कुछ अलग इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, दैट इज लेंस। बेसिकली लेंस क्या होता है आपका, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। बट देखो, बट आपका इसमें मेन चीज़ क्या है, इट इज़ अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास। ठीक है, पीस होता है किसका, ट्रांसपेरेंट ग्लास का, बाई 2 सरफेसेस। ठीक है, कवर्ड बाउंड बाई 2 सरफेसेस। ये क्या है, ग्लास है बेसिकली। अब देखो इतने तरीके हो सकते हैं आपको ग्लास को बाउंड करने के 2 सरफेस से। ये वाला क्या है, फर्स्ट सरफेस, ये वाला सेकंड सरफेस, ये भी फर्स्ट सरफेस, इधर वाला सेकंड सरफेस, ये फर्स्ट, ये सेकंड, 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 ये फर्स्ट और ये सेकंड। बेसिकली हमने मिरर्स के केस में क्या पढ़ा था, एक प्लेन सरफेस देखा था और दूसरा क्या देखा था भाई, स्फेरिकल देखा था या फिर कर्व देखा था। ठीक है, और यहाँ पे आपको लेंस में बोला जा रहा है कि 2 सरफेस से अगर आप किसी मीडियम को बाउंड कर देते हो, ग्लास को बाउंड कर देते हो, ठीक है, मीडियम बेसिकली उसके अंदर होते हैं, वो ग्लास भी हो सकता है या फिर कुछ भी कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, वो आपको गिवन होगी। ठीक है, बेसिकली वो मीडियम होता है। तो 2 सरफेस आपके इन दोनों में से कोई भी हो सकते हैं ना, एक केस में प्लेन हो, एक केस में स्फेरिकल हो, एक केस में सिर्फ प्लेन हो, एक केस में सिर्फ स्फेरिकल हो। ठीक है, ये तो सेम केस हो गया। अब हो सकता है स्फेरिकल में भी 2 है ना भाई, कई तरीके हैं। देखो ये वाला स्फेरिकल हो गया, एक में ये वाला हो गया, एक में ये वाला स्फेरिकल हो गया, तो स्फेरिकल में भी कई सारे हैं। तो कॉम्बिनेशंस इतने सारे पॉसिबल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने तरीके पॉसिबल हैं 2 सरफेसेस को कवर करने के लिए। देख पा रहे हो ना, देख पा रहे हो कि नहीं, इतने तरीके भाई हमारे पास हैं 2 सरफेस को कवर करने के लिए। तो भैया हमें एक्चुअल में कौन से तरीके पढ़ने हैं जो एक्चुअली में हमें पढ़ने, तो बेसिकली वो 2 ही तरीके पढ़ने हैं, दैट इज पहला टाइप ऑफ लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस जो आपकी ज़रूरत की है, और दूसरा क्या है, कॉनकेव लेंस। ये सारे सबके नाम ले करते हैं भाई, ये प्लेनो कॉन्वेक्स है, ठीक है, ये कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेवो कॉनकेव है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं, सारी चीज़ें अलग अलग हैं, सबका नाम आपको नहीं जानना है, बिकॉज दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। आपको जो अभी पढ़ना है दैट इज़ ओनली कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। ठीक है, चलो तो कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की तैयारी कर लो भाई। कैसे, तो जहाँ पे भी आपकी बीच वाला पार्ट क्या होगा, थिकर। ठीक है, ये बीच वाला पार्ट क्या होगा, थिकर, थिकर। अब याद करने के लिए भैया हम मिरर याद कर रहे थे कि मिरर, ठीक है, मिरर कि ये अंदरूनी पार्ट को हम क्या करते थे, अंदरूनी पार्ट को क्या करते थे भाई, हम क्या पॉलिश करते थे। तो सरफेस पर रिफ्लेक्टिंग, देखो क्या होता था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आप क्या था, उभरा हुआ वाला पार्ट था, उभरा वाला, है ना। तो यहाँ पे भी जहाँ पहले उभरा वाला पार्ट आएगा वो क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस। तो तरीका नहीं बदलने वाला है। ठीक है, ये क्या था, कॉन्वेक्स मिरर,
ठीक है। ये क्या था भाई, कॉन्वेक्स मिरर। तो तरीका नहीं बदलने वाला है कि अगर उभरे वाले पार्ट से रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो रहा है तो यहाँ पे भी क्या होगा, उभरा वाला पार्ट, ये क्या होगा, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, लाइट रे यहाँ रिफ्रैक्ट करेगी, नॉट रिफ्लेक्ट, रिफ्रैक्ट करेगी। ठीक है, चलो अब इस केस की बात करें तो वहाँ पे भैया जहाँ इनर पार्ट था, इनर पार्ट से रिफ्लेक्शन होता था, ये है ना, तो इनर पार्ट में ही पहले रिफ्लेक्शन जहाँ होगा दैट इज ये, तो आप बोलोगे ये वाला पार्ट क्या होगा, मिड वाला पार्ट थिनर। ठीक है, दो तरीके हैं याद करने के कि मिड वाला पार्ट एक में थिनर होगा, एक में थिकर होगा। थिनर वाला कॉन्वेक्स लेंस, थिकर वाला कॉनकेव लेंस। तो चलिए भैया, अब मान लीजिए ये वाला मैं भूल गया थिनर थिकर, तो दूसरा तरीका क्या है कि मिरर अगर आपको याद है, ठीक है, तो ये केव वाले पार्ट में पहले आता था, केव वाला पार्ट, ठीक है, कॉनकेव में। तो कॉनकेव लेंस में भी थिनर वाला पार्ट क्या होगा, केव वाला पार्ट, सॉरी, ठीक है, केव वाला पार्ट हमेशा पहले आएगा। तो आप यहाँ से भी रिमेंबर कर सकते हो, दो तीन तरीके हैं। अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कॉनकेव लेंस कौन सा है, कॉनकेव मिरर कौन सा है, तो भूलना नहीं भाई। ठीक है, केव वाले पार्ट से रिफ्लेक्शन हो तो केव लेंस, केव वाले पार्ट से रिफ्रैक्शन हो तो केव लेंस। ठीक है, चलो अब कुछ बेसिक बातें हम इसके बारे में समझ लेते हैं। दैट इज कि वहाँ पे हमने देखा था क्या क्या बातें करी थी भाई, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करी थी हमने। ठीक है, बट जो मेन चीज कि वहां पे तो भैया वहां पे एक सरफेस था, वहां पे क्या था, एक सरफेस। यहां पे हमने दो सरफेसेस से बाउंडिंग की है, मीडियम की दो सरफेसेस से, तो क्या दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, बिल्कुल। वहां पे आप क्या करते थे, आपके पास सिर्फ एक था ये वाला, ठीक है, तो कर्व का आप आइडिया लगाते थे, एक्सटेंड करते थे, तो यहाँ कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई करता था। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो सरफेस है, एक सरफेस ये ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे, दूसरा ऐसे बनेगा, तो दो सर्कल से मिलके बन रहा है, समझ पा रहे हो। चलो इसको बना के दिखाता हूं मैं, तब समझोगे आप। ठीक है, देखो एक तो आपके पास ये हो गया, ठीक है, दूसरा क्या हुआ भाई, ये, समझ पा रहे हो। तो ये लेंस बेसिकली बनता कैसे है, देखो ध्यान से, ये और ये, दिखा ध्यान से, ये वाला पार्ट है ना, दो लेंस, दो आप सर्कुलर स्फेयर ले रहे हो, स्फेयर ले रहे हो, और उन दोनों को कट करके आप क्या बना रहे हो, एक कॉन्वेक्स लेंस। और इस वाले सर्कल के लिए ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इस वाले सरफेस के लिए क्या हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं। अगर ये C1 है तो ये C2 है, दोनों अलग अलग स्फेयर हैं। ठीक है, बट समझ में आ रहा है कि आप फॉर्मेशन कैसे करते हो, दो सर्कल्स को कट करके, वो भी कैसे, इंटरनली। आपने पढ़ा होगा ये चीज़ मैथ में, अगर नहीं पढ़े हो तो 10th में ज़रूर पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। 10th में हर चीज़ें भाई, देखो सारी चीज़ें, यही तो फ़ायदा है ना, हर बात इंटरलिंक्ड होती है, मैथ हो साइंस हो, हर चीज़ आपको इंटरलिंक्ड ही मिलने वाली है, उसके लिए रिलैक्स रहो। ठीक है, चलो तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि इस वाले के लिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 है, ये क्या है, फोकस F1। ठीक है, चलो तो मैंने एक बात वहाँ पे भी बताई थी आपको, दैट इज़ कि भैया F1 ये अगर है तो ये 2F1 भी बोल सकते हैं, बिकॉज R/2 इज इक्वल टू F होता था, है ना। और ये वाली डिस्टेंस यहाँ से क्या होती थी, अगर मैं मिरर की बात करूँ, ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, तो ये R/2 होता था और ये R होता था। अगर मैं इस पॉइंट को 2F1 लिखूं तो जिस बच्चे को प्रॉब्लम होगी तो तुम गधा हो, तुम्हें दिमाग अपना लगाना चाहिए, क्योंकि सेंटर और पोल के बीच की डिस्टेंस रेडियस होती है और फोकस मिड में आता है, तो मिड में आने की वजह से ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, अगर R होगी तो ये क्या होगा, 2R होगा। समझ में आई बात, कैपिटल R, नहीं तो इसमें भी प्रॉब्लम करोगे तुम लोग। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R होगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस 2R होगी। इसमें जिसको प्रॉब्लम है भाई समझ लेना एक बार, ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए। चलो समझ लिया भैया हमने कि ये वाला पॉइंट 2F1 हो गया। ये तरीका होता है लेंस में दिखाने का। अगर ये फोकल पॉइंट 1 हो गया, प्रिंसिपल फोकस F1 हो गया। अब दूसरे वाले कर्वेचर के लिए मान लेते हैं ये क्या था, F2 था, और ये क्या था, 2F2 या फिर C2 भी बोल सकते हो। समझने के लिए समझ जाओ, बेसिकली इट इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। इफ आपको कहीं पे भी
2f1 गिवन होगा लिख के, तो मेरे भाई क्या समझोगे आप, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर फर्स्ट कर्वेचर, या फिर अगर आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 दे रखा है तो दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 फॉर सेकेंड सरफेस। ठीक है, तो जो भी सरफेसेस के अकॉर्डिंग हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ फोकस डिसाइड करते हैं। ठीक है, और ये क्या होती है हमारी, जैसे पहले थी ये नहीं चेंज होती भाई, ये बोलता है कि मैं दोनों जगह सेम रहूँगा, मैं किसी का साथ नहीं छोड़ता हूँ, देख के बदलता नहीं हूँ। ठीक है, तो ये बदलेगा भी नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस सेम रहने वाली है। बट यहाँ पे ये क्या है आपका ऑप्टिकल है, मैंने बोला था कि ये यूज़ किस लिए होता है, आपकी इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ होता है, आपकी आँखों को ठीक करने के लिए। ठीक है, बेसिकली ये मोस्टली सिर्फ इंस्ट्रूमेंट के लिए ही यूज़ होता है मोस्ट केसेस में, थोड़े बहुत होते हैं भाई एक्सेप्शन हर जगह कि आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, बट मोस्टली ये आपकी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह ही यूज़ होते हैं। आप आँखों को ठीक कर सकते हो, कुछ हमें छोटी चीज़ बड़ी फॉर्मेट में देखनी है तो ये सारी चीज़ें यूज़ होती है। अगर ये ऑप्टिकल है तो उसका सेंटर ये क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर, लिख लेना ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अगर ये ऑप्टिक है भाई इंस्ट्रूमेंट है हमारे लिए, तो उसका जो सेंटर होगा दैट इज ऑप्टिकल सेंटर। तो इतनी बातें आपको हर जगह मिलने वाली हैं, तो आई होप ये चीज़ें ज़रूर आप क्लियर रखोगे। ठीक है, चलो अब कॉन्वेक्स लेंस की बात कर लेते हैं, कॉनकेव की सॉरी। तो इस केस में भी ये एक कर्वेचर है, ये एक कर्वेचर है, ये एक कर्वेचर है और ये एक कर्वेचर है। नहीं फील आया होगा, चलो मैं इसको फिर से बना के दिखा देता हूँ आपको। ये एक है, ठीक है, ये रहा दूसरा। ठीक है, देखो कैसे, ये वाला एक बना और ये एक बना। ठीक है, थोड़ा सा इसको मार्क कर देता हूँ तभी ज़्यादा तुमको क्लियर हो जाएगा। ये रहा, ये रहा और ये रहा, बना सेम। कॉनकेव बना कि नहीं बना, बना कि नहीं बना, कॉनकेव बना, समझ में आया, बहुत बढ़िया। ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 होगा, ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 होगा, और ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस है तो इसके बीच में क्या होगा, ये F2 होगा, ये होगा F1। तो एज इट इज़ क्या सेम बातें आपको यहाँ मिलने वाली है, बिल्कुल भैया, कि अगर ये होगा हमारा 2F1, ये होगा F1 और ये कहाँ होगा कुछ F2, और यहाँ पे क्या होगा 2 of F2। ठीक है, या फिर इसको C1 भी बोल सकते हो, इसको लिख सकते हो C1, और ये ऑप्टिक है, इसका ऑप्टिकल सेंटर O बोलोगे, तो ये क्या हो गया ऑप्टिकल सेंटर। समझ में आया बात कि हमारी ऑप्टिक जो है, ऑप्टिक जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा, उसका सेंटर हो गया वो तो ऑप्टिकल सेंटर। और ये इस कर्व के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर कर्व 1, और ये फोकल पॉइंट F1 है। ठीक है, क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। अब ये बात क्या हो गई आपकी, प्रिंसिपल एक्सिस, ये देखो कहीं नहीं चेंज होता है, ये यूनिवर्सल होता है आपकी, हर लेंस की बात करो या फिर मिरर की बात करोगे, यूनिवर्सल कांस्टेंट है भाई। ये बोलेगा मैं तो भाई एज न घर का हूँ न घट का, आप जहाँ बोल दोगे वहाँ चला जाऊँगा। ठीक है, तो वो कहीं आपको भगाता नहीं है, जहाँ आप रहते हो वहाँ वो रहता है। ठीक है, अब कुछ रूल्स हमने पढ़ रखे हैं पहले से भी, लेंसेज मिरर्स में देखा था कि कुछ जनरल चीज़ें थी, है ना, जिनको फॉलो करके हम इमेज फॉर्मेशन करते थे। क्योंकि हम देखो ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी इमेज ले आओगे, कहीं से भी रे ले आओगे तो हमें सारी बातें पता है कि कहाँ से आएंगी कहाँ निकल जाएगी, ऐसा नहीं, हमें कुछ बेसिक बातें ही पता होती हैं कि अगर पैरेलल आएगी तो यहाँ से कट करेगी, अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो यहाँ से कट करेगी। तो हमें कुछ जस्ट नंबर ऑफ रेज के ही ट्रिक्स पता है कि कहाँ से आएगी तो कहाँ से पास करेगी, उससे ज़्यादा चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं, क्योंकि हम उतना ज़्यादा डीप में नहीं कर सकते हो। आपको अगर मैं बोल दूँ कि यहाँ से आ रही हो, यहाँ से जा रही हो, यहाँ से जा रही हो, तो ये बातें आप नहीं डिसाइड कर सकते हो लाइट रे कैसे जाएगी। तो हमें जस्ट कुछ गिनती के कुछ नंबर ऑफ रेज के फॉर्मेट पता होते हैं, जिनके थ्रू हम इमेज का एक नॉर्मल फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं एक्चुअली खड़ा हूँ, बट मेरी ये इमेज आप देख पा रहे हो क्योंकि कुछ रे का फॉर्मेशन हो रहा है। आपका जो वहाँ मोबाइल रखा है, मोबाइल कैसे देख पा रहे हो, कुछ लाइट रेज आपकी आंखों में आ रही होंगी, रिफ्लेक्ट कर रही होंगी, रिफ्रैक्ट कर रही होंगी, है ना। तो वो फॉर्मेट हमें ये दिखाने का तरीका होता है कि इमेज कैसे बनती है। समझ में आई बात।
रिफ्लेक्शन जो आप देखते हो लाइट रे यहाँ पे हम बनाते हैं वो क्या है, हम जो इमेज देखते हैं उसको कैसे देखते हैं वो बनाने का तरीका है। और कुछ गिने चुने आपके पास तरीके हैं लाइट रेज के कि ऐसे पैरेलल आ रही होगी या फिर किसी एंगल पे आ रही होगी। तो कुछ गिने चुने फिक्स मेथड हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, इमेज को बनाते हैं। ठीक है, तो वही काम यहाँ पे भी करेंगे कि कुछ गिने चुने तरीके जो हमें पता हैं, जैसे पिछले वाले में पता थे, उनको यूज़ करके हम बनाते जाएंगे। जैसे पहला क्या था भाई, पहला पता था कि लाइट रे अगर पैरेलल आती है भाई, ठीक है, अगर इस केस में पैरेलल आती है, ठीक है, देखो बेसिकली इस सरफेस पे क्या होता है समझ जाओ, ये ऐसे है सरफेस आपका, यहाँ पे लाइट रे आती है, ये रही नॉर्मल, ठीक है, अब जानी चाहिए थी ऐसे बट ये कुछ ऐसे जाती है, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, डेंसर होता है। समझना बात को, इसको फिर से मैं इरेज करता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बातें अगर आपको क्लियर हो गई अच्छे से तो आगे वाली बात पूरी क्लियर हो जाएगी आपको। चलो, तो ये आपकी आई लाइट रे इस सरफेस से टकराई, दैट इज सरफेस नंबर 1। अब दूसरी लाइट रे ये क्या हो गई, इस सरफेस के नॉर्मल खींचोगे तो ये नॉर्मल हो गई, समझ में आई बात, ये हो गई नॉर्मल। अब लाइट रे ऐसे जानी चाहिए थी, कैसे, देखो ये होना, ये जानी चाहिए थी, बिल्कुल जानी चाहिए थी, बट हम क्या जानते हैं, ये रही नॉर्मल, ये रहा रेयर मीडियम, ये कुछ ऑप्टिकल है, अंदर मीडियम भरा है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये होगी डेंसर, और डेंसर के कारण लाइट रे क्या करती है, रिफ्रैक्ट कर जाती है, ठीक है, रिफ्रैक्ट करती है और टुवर्ड्स नॉर्मल जाती है। डेंसर वाली केस याद है कि रेयर टू डेंसर गई तो नॉर्मल की तरफ दबेगी, बिल्कुल याद है भैया। चलो अब दूसरा केस भी देख लेते हैं, क्या, ये रही इसके केस में नॉर्मल है ना, ये रही इसके केस में नॉर्मल, तो लाइट रे थी वो हमारी यहाँ जानी चाहिए थी, बट अब इस केस में क्या होगी, अवे फ्रॉम द फिर से नॉर्मल जाएगी और ये ऐसे चली जाती है, ठीक है। तो समझ में आई बात कि लाइट रे एक्चुअली यहाँ आती है, फिर थोड़ा सा नीचे जाती है और फिर बहुत ही नीचे चली जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है, डेंसर टू रेयरर है, तो ये अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल से अवे भागेगी और इस केस में टुवर्ड्स नॉर्मल आएगी। समझ में आई बात। तो लाइट रे एक्चुअली ऐसे जाती है, ये गई, पहला सरफेस ये था तो नॉर्मल खींचोगे, रिफ्रैक्शन कराओगे तो ये क्या है, नॉर्मल के टुवर्ड्स भागेगी। फिर दूसरे सरफेस पे जब जाएगी डेंसर टू रेयरर, तो डेंसर टू रेयरर में ये नॉर्मल था ये वाला, तो नॉर्मल से दूर भागेगी, एक्चुअली ये जानी चाहिए थी ये वाली, ठीक है, बट इस पाथ को फॉलो ना करके दूर वाली, इससे दूर वाली पाथ फॉलो करेगी और ये यहाँ चली जाएगी, ठीक है, यहाँ चली जाएगी। बट यहाँ पे हम जस्ट क्या दिखाएंगे कि पैरेलल आती है तो पास करती है फोकस से, ठीक है, समझ में आई बात। ये वाली क्लियर हो गई, नहीं क्लियर है तो फिर से वीडियो रिवर्स करके देखो, समझ लो, समझ में आ जाएगी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया भाई, इससे ज़्यादा सिंपल तरीका नहीं है बताने का, ठीक है। यहाँ पे कोई भी लाइट रे अगर नीचे से आती है तो ये भी ऊपर से ऐसे पास करती है, ठीक है। ये वाली केस कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर आते हो तो उस केस में क्या होगी, आपकी जो इमेज फॉर्मेशन बनेगी वो क्या होगी, इमेज जो भी मतलब लाइट रे पास करेगी वो फोकस से जाएगी, ठीक है। जैसे मैं अगर लाइट अच्छे से समझा देता हूँ लाइन खींच के, ठीक है, ये रही लाइट 1 और ये रही लाइट 2, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं कुछ कटा देता हूँ और दूसरे केस में भी यहाँ पे कुछ कटवा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा क्लियर विजुलाइज हो जाएगा। ये रही लाइट रे ऐसे ऐसे आई थी, यहाँ से गई थी, दिस पॉइंट इज कॉल्ड F2 एंड दैट इज फोकस, ठीक है। अगर लाइट रे आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल आती है, कितनी भी लाइट रेज हो वो कैसे पास करेगी, हमेशा वो पास करेगी फोकस से। कितनी भी केस हो, कोई भी केसेस हो, सारे केसेस में कहाँ से जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ही जाने वाली है। समझ में आई बात। चलो पहली केस हो गई भैया कि जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थी, ठीक है, ये वाली केस समझ में आ गई। अब दूसरे केस की बात करते हैं, ठीक है, दूसरे केस की। चलो तुम लोग फटाफट कमेंट करते रहो भाई, चलो ठीक है, हाँ। तो देखो एक केस तो ये हो गया, अब दूसरा केस
वहाँ पे भी आपने पढ़ा था उस केस में भी कि वाइस वर्सा वाला केस, अगर फोकस पैरेलल जा रही है फोकस से पास करेगी, तो मैं भैया अगर पहली बार फोकस से ही पास करा दूँ तब आपके पास क्या होगा जवाब। चलिए फोकस से पास कराते हैं भाई, ये रही फोकस आपकी, ठीक है, ये रही फोकस आपकी। अगर फोकस से पास कराते हो, ठीक है, फोकस से पास कराते हो, देन क्या होगा, तब ये लाइट रे क्या होगी, पैरेलल चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। अगर ये मैं यहाँ से फोकस से पास कराऊं तो ये अगेन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। समझ में आई कि अगर फोकस से ही पास कराते हो पहली बार तो ये क्या करेगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। कंफ्यूजन हो गया, चलो मैं इरेज कर लेता हूं इसको। चलो रुक जाओ, मैं एक बार इरेज कर लेता हूं, उसके बाद चलते हैं। चलो ठीक है, अब ये वाली कहानी हुई। तो अगर हम पैरेलल फोकस से ही लाइट रे को पास करा देते हैं, ठीक है, ये रही फोकस अपनी, तो ये बाद में जाके क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। वैसे पैरेलल तो नहीं दिख रही है, ठीक है, रुक जाओ मैं पैरेलल बना देता हूँ, नहीं तो बच्चे परेशान हो जाते हैं ना। ये रही पैरेलल आपकी। दूसरी केस में मैं ऊपर से ले आता हूँ यहाँ पे, चलो यहाँ से भी निकाल लेते हैं भाई पैरेलल। चलिए भैया, ठीक है, यहाँ से आई लाइट रे पहले ही पास कर रही थी कहाँ, फोकस पे। समझ में आई बात, पहले ही पास कर रही थी फोकस पे, तो बाद में जाके क्या करेगी, ये पैरेलल चला जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो केस कौन सा हुआ, वाइस वर्सा वाला। समझ में आया, वाइस वर्सा। तो यहाँ पे क्या था कि अगर पासिंग थ्रू फोकस, ठीक है, अगर फोकस से पास करेगी कॉन्वेक्स के केस में, तब क्या होगा, तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चले जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्टिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो मीडियम में होता है वो होता है रिफ्रैक्शन। समझ में आई बात कि लेंस में अगर पूछा जाए कि कौन सा प्रोसेस होता है, तो आप बेसिकली बिना कुछ सोचे आंख बंद करके बोलेंगे रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। चलो अब तीसरी केस की बात कर लेते हैं। जब आपकी लाइट रे कहाँ से पास करती है, आपकी लाइट रे पास करती है ऑप्टिकल सेंटर से। ये तीसरा मेथड हमें जो पता है कि लाइट रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। अब किन किन बच्चों को याद है भैया कि व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर, आपने बता रखा है, बट मैं हूँ पागल, मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। मैंने बताया था व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर, चलो फिर से बता देता हूँ, ठीक है, फिर से बता देता हूँ। अगर लाइट रे इस सेंटर से तुम पास कराते हो यहाँ से, तो ये जैसे आती है वैसे ही निकल जाती है, कहीं से भी पास कराओ तुम, ठीक है। समझ में आई बात कि ये क्या था आपका ऑप्टिकल सेंटर। लाइट रे एक बार यहाँ से आई, एक बार यहाँ से आई, तो जैसे आती है वैसे ही निकल जाती है। वो तीर वाली कहानी तुमने सुनी होगी कि अगर नुकीला तीर होता है वो भेद के निकल जाता है, तो यहाँ भेद के निकलने वाला कि मैं शक्तिमान हूँ, अगर मैं जाऊँगा तो तोड़ते हुए निकल जाऊँगा। तो वही चीज़ है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से लाइट पास करती है, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर, तो वो क्या होगी, उसके लिए कोई रिफ्रैक्शन मायने नहीं रखता, कोई भी रिफ्लेक्शन मायने, कोई फिनोमिना वो फॉलो ही नहीं करते। उसे बोलना है भैया मैं जाऊँगा तो मैं जाऊँगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता, ठीक है, मैं बाहुबली हूँ। तो वो वही केस है कि ये बाहुबली की तरह जैसे आती है वैसे ही निकल जाती है, ठीक है। चलो अब बात बची भाई इमेज फॉर्मेशन ठीक है, रूल्स होते हैं कुछ आपकी कॉनकेव के लिए। अब कॉनकेव के लिए क्या रूल होता है भाई, इसमें भी सेम केस है कि अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है ये वाली लाइट रे, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर आती है ये लाइट रे, तो ये क्या होगी, रिफ्रैक्ट कर जाएगी। बट इसको अच्छे से समझते हैं, है ना, इसमें भी काफ़ी केसेस रहते हैं। चलो समझ लो इसको भी। यहाँ पे ये रही आपकी पहली सरफेस, ये रही आपकी दूसरी सरफेस, ठीक है, समझ लेना। मैं इसलिए क्यों समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये ज़रूरी है। देखो ऐसे गई, पहले सरफेस पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन, तो समझो, देखो आप समझ कैसे सकते हो इन चीज़ों को। पहले सरफेस पे लाइट रे गिराओ, फिर आपको करना क्या है, उस पर रिफ्रैक्शन होगा। ये मीडियम दूसरा है, ये मीडियम दूसरा है। हमेशा याद रखना कि लेंस है अगर, तो अंदर मीडियम भरा होता है, उसके अंदर वो हो सकता है ग्लास हो सकता है अंदर वाटर दे दिया, कोई भरोसा नहीं, ठीक है, मोस्टली ग्लास ही होते हैं सारे,
बट अगर कुछ और मीडियम, मतलब मीडियम का चेंज हुआ है, इसमें क्या है, ग्लास है ना भाई, ये ग्लास भरा हुआ, तो ये क्या था, एयर था, ये भी एयर था, ये भी एयर था, तो एयर टू ग्लास गया, मीडियम चेंज, तो रिफ्रैक्शन होगा। समझ में आई बात। चलो अब देखो लाइट रे ऐसे आई थी आपकी, सॉरी गुस्सा नहीं, ठीक है ना। चलो ये आपकी लाइट रे, बट इस सरफेस के लिए नॉर्मल ये थी, ठीक है। तो ये रही रेयरर, ये रही डेंसर। अगर ये नॉर्मल थी, ठीक है, वो नॉर्मल थी, तो भैया ये लाइट रे आई हमारी, ये लाइट रे जानी चाहिए थी, बट रेयरर टू डेंसर जाती है, तो ये क्या कर जाती है, कुछ अंदर की तरफ दब जाती है टूवर्ड्स नॉर्मल। अगर ये बात बच्चे आपको नहीं याद है तो प्लीज़ याद कर लो, क्योंकि यही काम आने वाला है और यही काम आएगा भी, कि अगर लाइट रे ये आती है, पहले सरफेस पे क्या होता है, रिफ्रैक्शन, और ये क्या था आपका, नॉर्मल था इस सरफेस के लिए, ठीक है, इस सरफेस के लिए, छोटे से पॉइंट के लिए, तो लाइट रे टुवर्ड्स नॉर्मल दब जाएगी, ये जानी चाहिए थी, बट ये दब जाएगी नॉर्मल की तरफ, क्योंकि रिफ्रैक्शन आपका रेयरर टू डेंसर हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, डेंसर टू रेयरर होगा, और इस केस में ये रही नॉर्मल, तो ऐसे लाइट रे जानी चाहिए थी, बट ये और बाहर की तरफ निकल जाएगी, तो आपको ये वाला प्रोसेस दिखेगा क्या, कि लाइट रे सीधे आई, थोड़ा सा रिफ्रैक्ट करी, और बाद में थोड़ा पूरा रिफ्रैक्ट कर गई, क्योंकि यहाँ जानी चाहिए थी, भी अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। दो फिनोमिना है यार, इसीलिए आपको पढ़ाया जाता है। जैसे आपसे बोला गया था ना, रेयरर टू डेंसर याद कर लो, डेंसर टू रेयरर, तो ये बेसिक बातें क्यों बताई जाती हैं आपको, इसलिए क्योंकि आप जब लेंस पढ़ो, कोई भी चीज़ आपको समझाएगी, ग्लास स्लैब हो, तो हर जगह बस आपको क्या समझना है कि मीडियम का खेल है भाई, मीडियम का खेल अगर तुम समझ गए तो कुछ भी नहीं बचेगा पूरे लाइट चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लो, पहला सरफेस ये था, दूसरा सरफेस ये था, और ये लाइट रे अगर हमने यहाँ से सोर्स लगाया और ये लाइट रे गई, तो पहले पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन। ये बात क्लियर है, रिफ्रैक्शन बिल्कुल क्लियर है भैया। चलिए अब अगर रिफ्रैक्शन होगा तो ये लाइट रे क्या पैरेलल सीधे ही जानी चाहिए थे, बिल्कुल जानी चाहिए थी, बट फाइनल लाइट रे कहाँ जाती है, फाइनल लाइट रे ये टुवर्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल था हमारा ये, तो ये नॉर्मल की तरफ दब जाती है ना, दब जाती है, जानी ये चाहिए थी बट जाती ये है, क्योंकि वो दब जाती है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। अब इस केस में सरफेस का नॉर्मल ये था, ठीक है, नॉर्मल ये था, और ये जानी चाहिए थी ये लाइट रे, बट ये नॉर्मल से क्या होती है, दूर भाग जाती है, क्योंकि डेंसर टू रेयरर आपका रिफ्रैक्शन होता है। समझ में आई बात। चलो आई होप यहाँ वाली चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको, नहीं क्लियर है फिर से पीछे जाके देख लो। चलो तो इसमें पहला केस कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, पैरेलल आएगी अगर, ठीक है। चलो हम पैरेलल ले आते हैं, ये रही हमारी बात कि ये पैरेलल आई, ठीक है। तो हमने देखा था ये ऐसे चली जाती है, ठीक है, जस्ट सीम होता है भाई, ऐसे जाती है, बट एक्चुअली वैसे नहीं जाती है। आपको ये बातें पता होंगी कि अगर ये पैरेलल है तो ये ऐसे चली जाएगी। देखो एक्चुअल आपका हो सकता है थोड़ा बहुत एंगल का चेंज हो उसमें, तो उसको तुम लोग समझ लेना। ये पीछे की तरफ यहाँ जाएगी और ये पीछे की तरफ यहाँ, ठीक है। तो ये जो कट करेगा ये क्या होगा आपका फोकस, और ये क्या होगा 2f1। समझ में आई बात, समझ में आई कि लाइट रे का सोर्स आपने लगाया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, ये यहाँ से पास कर जाएगी, यहाँ से भी गई थी, यहाँ से पास कर जाएगी। तो देखो इमेज आपको अगर फॉर्म कराना है तो पहली बात कि आपकी लाइट रे मीट करनी चाहिए, तो रियली तो यहाँ मीट नहीं कर रहे हैं दोनों रियल में, तो क्या हम वर्चुअल मीट करा देते हैं, है ना, वर्चुअल मीट करा देते हैं, लाइट रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लेते हैं। बिल्कुल भैया, हम एक्सटेंड करके देख लेंगे पीछे की तरफ। तो हम अगर लाइट रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो ये वर्चुअली मीट कर जाते हैं, तो क्या इसमें जो फॉर्मेशन होगी इमेज की वर्चुअल होगी। और जो आपने ये वाला केस पढ़ा, यहाँ पे लाइट रे कहीं पे भी अगर मीट कर रही है, मीट अगर कर रही है, दो लाइट रे एक दूसरे से मिल रही हैं, तो वो किस फॉर्मेट में मिलती हैं, रियल फॉर्मेट में। समझ में आई बात कि वो हमेशा रियल फॉर्मेट में ही मिलती हैं। समझ गए। चलो अब रही बात इमेज फॉर्मेशन की, तो वो कल वाले लेक्चर में हम करेंगे, और कल फुल फाइनल लेक्चर होगा, एक प्रैक्टिस सेशन होगा, तो उसको भी रख लेंगे, ठीक है। मैंने तो सोचा था 2 में कर दूंगा, बट नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिलेबस कंप्लीट कराना मोर इम्पॉर्टेंट है यार, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। आई होप आज के लेक्चर में आपको हर चीज़ें समझ में आई हो, नहीं समझ में आई होगी
तो अभी क्या करोगे, अपने डाउट्स को कमेंट करो, ठीक है, कमेंट करो। अगर अभी कुछ पिछले चैप्टर से डाउट हैं तो भाई फिर से मैं बोल रहा हूँ @रैंकर्स NTSC सर्च कर लो जाके टेलीग्राम पे, वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आपके दोस्त के जो डाउट सॉल्व करते हैं तो वो आपके डाउट सॉल्व कर देंगे, ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है। कुछ भी आपको भाई सोचना नहीं है, बस पढ़ाई करते जाओ, वो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, तो आई होप आज के सेशन में आपको मज़ा आया होगा। अगर जो चीज़ें नहीं समझ में आई हो प्लीज़ पूछ लो, ठीक है, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो उसको रिक्वेस्ट की तरह ले लो, पूछ लो, नहीं तो धमका के भी पूछ सकता हूँ, ठीक है। चलो, तो अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो, नहीं समझ में आए पूछते रहो। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू सो मच।